हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 26 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपलोड हो गई है। तो गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, अगेन वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पेरोल डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शोज राइज इन फॉर्मल जॉब क्रिएशन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। आपको पता है दो तरह की जॉब्स होती हैं, या तो आइदर यू आर एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर और यू आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे जो बंदा ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वहाँ उस कंपनी में या उस पर्टिकुलर एंटिटी में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होते हैं लोग, ठीक है। अनऑर्गेनाइज या फिर इनफॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो ऐसी कंपनी में एम्प्लॉयड है जहाँ पे 10 या 10 से कम लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उनका डाटा है जिसमें ये बताया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और साथ में नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों के अंडर जो जॉब्स हैं वो हायर नंबर ऑफ जॉब्स को क्रिएट किया गया मार्च में, जबकि EPFO दैट इज़ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर भी जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो हम ज़्यादा क्रिएट करे हैं एज़ कंपेयर टू फरवरी, ठीक है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो रेगुलर वर्क अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर पे हो और वहाँ पे आपको वेरियस प्रोटेक्शन भी मिलती है फ्रॉम डिफरेंट लॉज, ठीक है। साथ में वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको सिक लीव, मेडिकल लीव, PF, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, फाइन। इसके अलावा हमने ये देखा गया है कि जैसे आपको पता है मार्च एंड में कहीं ना कहीं कोरोना के नंबर केसेस बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से सेवरल स्टेट्स में लॉकडाउन भी लगे, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया है मार्च में फॉर्मल जॉब्स क्या है ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के टुवर्ड्स गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, ये गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है। देखो, हमारा ये माना जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का आया था, तो उसने ये बोला था कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है उसके पीछे कुछ और वजह है, जैसे GST इंट्रोड्यूस किया, पेमेंट्स को हमने ज़्यादातर डिजिटाइज किया, मतलब कि कैशलेस इकोनॉमी को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सब्सिडीज़ या स्कॉलरशिप, वेजेस, सैलरी, हमको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम उनको DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब कि हम डायरेक्ट वो जो सब्सिडी है वो हम डायरेक्ट उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में जमा करें। इसके अलावा हमने जन धन अकाउंट खोले, तो इन सब की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मतलब कि क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करें, स्टार्टअप को प्रमोट करें। देखो, हम जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो स्टार्टअप पहले इनफॉर्मल सेक्टर था वो डिस्ट्रक्ट होगा और स्टार्टअप प्रमोट होगा और अल्टीमेटली हम फॉर्मल जॉब्स को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा क्या करें, इतने सोशल सिक्योरिटी बिल आ रहा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल आ रहा है, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इनफॉर्मल लेबर्स को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या करें, ESI स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट पहले कॉन्ट्रीब्यूशन 6.5% करती थी उसको डिक्रीज करके कितना किया, 4% किया, फाइन। अब हम जरा देखते हैं, अगर हमारा फॉर्मल जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं तो हमारी इकोनॉमी किस तरह से, इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो, जो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं वो कभी भी आपके टेम्परेरी होते हैं, कभी भी आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे लोगों की जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, बेटर क्वालिटी जॉब्स उन्हें मिलेगी, हाइयर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो टैक्स टू GDP रेशियो वो हाइयर कर सकते हैं विद ब्रॉडन टैक्स पे। इसके अलावा हम फॉर्मल कैपिटल का ज़्यादा असेस कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल कैपिटल का आप असेस कर सकते हो, एंड लैंड फॉर MSME सेक्टर। इसके अलावा अगेन कल को कोई पेंडेमिक आती है, दोबारा डिजास्टर आता है, तो उस टाइम पे क्या है, हमारी जैसे इकोनॉमी फॉल डाउन हो गई है तो उससे हम जल्दी रिकवर होंगे, फाइन। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में है, फॉर्मल सेक्टर में। अभी आप देखना सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आई थी लॉकडाउन वजह से, इनफॉर्मल सेक्टर को, माइग्रेंट वर्कर्स को, फाइन। तो अगर हम फॉर्मल जॉब ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी एंड डिजास्टर से रिकवर हो सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिसाइड्स टू सेटअप अ नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, फाइन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी, फाइन। तो ये जो मिशन है, इस मिशन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं को फायरिंग मिशन क्या। देखो, को फायरिंग मिशन का मतलब क्या है, कोल में फायर करेंगे, ठीक है। मतलब कि वो पावर प्लांट्स जो कोल से चलते हैं उनमें हम क्या करेंगे, बायोमास को बर्न करेंगे, ठीक है। तो को फायरिंग बायोमास का मतलब क्या होता है, इसमें हम बायोमास को बर्न करेंगे, कैसे पावर प्लांट्स में, जो कोल से चलते हैं अलोंग विथ कोल, ठीक है। अभी क्या, जो UNFCCC दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने भी बोला था कि अगर हम फायर करते हैं लाइक बायोमास को कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में फायर करते हैं
तो ये एक कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन एमिशंस हैं उनको हम लोअर कर सकते हैं या फिर मिटिगेट कर सकते हैं। अब को फायरिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू पावर प्लांट्स जो 100%, देखो सबसे पहले क्या, ये 100% बायोमास को क्या करती है, बर्न करती है। साथ में कैपिटल कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, इकोनॉमी भी इंक्रीज़ होगी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम होगी बिकॉज हम ज़्यादा सुपीरियर चीज़ यूज़ करें, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करें और ये इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। फाइन, तो ये है को फायरिंग बायोमास, दैट इज़ टू बर्न बायोमास इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, अब इस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या करना है, अभी जो हम बायोमास बर्न करते हैं अभी हम सिर्फ 5% करते हैं। ठीक है, तो हमें इस परसेंटेज को बढ़ाना है, प्रेजेंट जो 5% है इसके लेवल को बढ़ा के हाई लेवल करना है। इसके अलावा हमें इस टेक्नोलॉजी दैट इज़ द को फायरिंग, इसमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, किस तरह से जो बॉयलर डिज़ाइन कर सकते हैं सो दैट हम हाइयर अमाउंट ऑफ सिलिका, एल्कलाइज इन सबको हैंडल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारा सप्लाई चेन में जो भी हमारे कंस्ट्रेंट, स्ट्रेस आ रहे हैं, जो भी हमारी दिक्कतें आ रही हैं उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से जो एग्रो रेसिड्यू, जो एग्रीकल्चर का रेसिड्यू हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, उनको हम किस तरह से जब पावर प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में जो भी दिक्कत आ रही है हम उस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा हम जो भी रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं उनसे भी हम डील करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी आर प्रमोटिंग दिस मिशन। देखो सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एयर पोल्यूशन फार्म स्टबल की वजह से जो आता है उसको सबसे पहले एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि आपको पता है जब राइस की कटाई होती है उसके बाद 30 से 40 मेट्रिक टन पैडी स्ट्रॉ प्रोड्यूस होता है जो कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज रह जाता है। ठीक है, जो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बर्न होता है। ठीक है, तो अगर हम उसका को फायरिंग करें तो इससे हम नियर अबाउट 6000 से 8000 मेगावाट या फिर 45,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, इसके अलावा हम अपने कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन प्रोग्राम को क्या किया था, लॉन्च किया था एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड मैनर में, नेशनल लेवल स्ट्रेटजी, सो दैट हम किस तरह से अराउंड द कंट्री एयर पोल्यूशन के प्रोग्राम को टैकल कर सके कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। और हमारा इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें क्या करना है, 2017 में जितने हमारे एमिशंस थे उसको हमने नियर अबाउट 20 to 30% रिड्यूस करना है बाय 2024। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर हो गया। आपको पता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, इवन द राइट टू साइलेंट, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ अगर कोई बंदा कुछ भूल जाता है तो उसका राइट है। ठीक है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इज़ द राइट टू हैव personal information removed from publicly available sources including internet, search engine, database, website once the personal information is questioned is no longer necessary। देखो प्रेजेंटली क्या है इंडिया में इससे रिलेटेड दैट इज़ अ राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल, इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं है, स्टैच्यूटरी प्रोविजंस नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के थ्रू हमने क्या किया है, इसको इंक्लूड किया है लेकिन इनडायरेक्टली। लेकिन अगेन इसमें कहीं ना कहीं राइट टू इरेजर ऑफ डाटा इसकी कमी है बिकॉज ये यूरोपियन का जो आर्टिकल 17 है उसने दिया गया था जिसमें ये बोला गया था कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर बंदे के पास राइट है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को भूल सकता है। फाइन, अब ज़रा ये पढ़ लेते हैं कि राइट टू फॉरगॉटन का क्या है। देखो इससे पहले बात तो ये इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी है और कुछ इंडिविजुअल को अपनी ऑटोनॉमी देता है, उसको अपना डिसीजन मेकिंग की पावर देता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी केस में बोला था 2016 में। इसके अलावा ये वुमेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इंटरनेट पे या हरेसमेंट को लिमिट करने पे, थ्रेट्स वगैरह इन सबको। इसके अलावा इंडिविजुअल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था जब उन्होंने मतलब कि नेम को रिमूव करने की बात करी थी। ठीक है, इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को अवॉइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टू स्वामी केस में बोला था कि राइट टू फॉरगॉटन, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है और पहले उसके कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं। ठीक है, अब हम ज़रा देख लें कौन कौन सी लिमिटेशंस है और कहाँ पे आप इस राइट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले राइट, अगर आपको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें एक्सरसाइज करना हो तो वहाँ पे हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वहाँ पे ये को एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ में हो कोई चीज़, या पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें हो, या कुछ साइंटिफिक या हिस्टोरिकल रिसर्च पर्पस से हो, या फिर हमें कुछ इस तरह से डिफेंस एस्टेब्लिश करना हो, लीगल क्लेम्स, तो यहाँ पे हम राइट टू बी फॉरगॉटन ये वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होगा। फाइन,
नेक्स्ट न्यूज़ है पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल इश्यूज़ में करोगी। अभी क्या अगेन नेपाल में क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल टर्न हो रहा है जहाँ पे नेपाल का जो प्रेसिडेंट है उसने हाउस ऑफ रिप्रेजेंट मतलब कि वहाँ का जो लोकसभा है उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। आपको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा लोकसभा किस किस वे में डिसॉल्व हो सकता है। फाइन, तो नेपाल के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया। तो ऑफकोर्स अगर डिसॉल्व कर दिया तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो पूरा की पूरा जो उस वक्त पॉलिटिक्स है या जो वो है पूरा हिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या जब से अमर्ज हुआ है वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एजेंडा, सो दैट हम वहाँ का 2006 का मायोस रिबेलियन को मेन स्ट्रीम कर सके, तो कोई भी कोएलिशन स्टेबल नहीं रही है। मतलब कि सिंपल बात है, आपको पता है नेपाल मतलब कि मोनार्क कंट्री है, वहाँ मोनार्क चलती थी। ठीक है, तो 2006 के बाद से जैसे ही मतलब कि वो जो नेपाल है डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है, रिपब्लिक बनी है, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला वहाँ पे कोई भी कोएलिशन अभी तक स्टेबल नहीं रहा है। फाइन, तो अब रीज़न क्या है, मतलब ऐसा नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों, क्योंकि नेपाल इनहेरेंटली वीक है। ठीक है, और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो भी बहुत वीक रहे हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल क्रायनिज्म, पैट्रोनेज, इसकी वजह से। इसके अलावा क्या है, वहाँ पे हाईली एम्बिशियस एंड इंटेंसली पावर ड्राइवन पॉलिटिकल लीडरशिप है जो अपनी पावर को शेयर करना ही नहीं चाहती है। ये फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है, मतलब कि टूटी टूटी पॉलिटी है जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मतलब कि उसमें इंटरनल फ्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स का जो इंटरफेयर रहता है, पर्टिकुलरली इमीडिएट नेबर्स का। फाइन, तो इन सब कुछ कोज हैं, इन सब की वजह से क्या है नेपाल में बार बार पॉलिटिकल क्राइसिस होता रहता है। इंडिया का क्या कहना है, इंडिया ने बोला है कि रीसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो नेपाल का इंटरनल मैटर है। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि क्योंकि नेपाल है वो अपना उसका डोमेस्टिक रूल्स हैं, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और नेपाल अपने आप ही उसको डील करेगी। ठीक है, इंडिया ने स्पेशली बोल दिया कि वो नेपाल के पॉलिटिकल अफेयर्स से विड्रॉ करेगी, मतलब कि उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, स्पेशली 2015 के बाद जब एक एंटी इंडियन बैकलैश वहाँ चला था। क्योंकि आपको पता है इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और अगर इंडिया कहीं भी इंटरफेयर करेगा तो कहीं ना कहीं जो और नेबरिंग कंट्रीज है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इसलिए इंडिया कभी भी अब नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, इट रैदर वो फोकस इस पे करेगा कि किस तरह से हम नेपाल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर आ सकें और लोगों के रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन या कनेक्टिविटी, इन सबको हम अच्छा करें। ठीक है, हाउएवर चाइना कहीं ना कहीं अटैम्प्ट कर रहा है कि वो इन नेपाल की करंट क्राइसिस में इन्वॉल्व हो और वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंसर्न है वो दिखे। ठीक है, अब आप देख सकते हो इंडिया और नेपाल का क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इंडिया ने 69 किलोमीटर लॉन्ग खेलगंज मोतिहारी पाइपलाइन बना रखी है। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे जयनगर जनकपुर टू बरदासपुर नेपाल में, जोगबानी से लेके विराटनगर, नोटवाना से लेके भैरव का, काठमांडू से रक्सौल, तो ये कुछ ट्रेन्स चल रही हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आई थिंक आपको पता होगा, हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था। नेपाल भारत डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है जिसके अंडर क्या कर रहे हैं हम नेपाल को क्या कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इवन कि इंडिया ने ऑक्सीजन भी भेजी थी करंट वेव में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021 कम इनटू इफेक्ट। आपने कल पढ़ा होगा कि किस तरह से फेसबुक बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, ट्विटर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये है क्या। आईटी रूल्स 2021 अब इफेक्ट में आ गए हैं। ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। अभी क्या ये रूल्स फरवरी 25 को नोटिफाई किए गए थे, जिसमें ये बोला गया था कि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जैसे फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको इन सब रूल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, विद इन 3 मंथ्स कॉम्प्लाई करना, मतलब 25 फरवरी के बाद 25 मई तक उन्हें करना था। उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। ठीक है, रूल्स जो थे ये फ्रेम किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट 2000। इसके अलावा आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल 2000। ठीक है, तो इन दोनों के अंडर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आईटी रूल्स को फ्रेम किया था। ठीक है, अब ऐसा क्या ज़रूरी था कि उन सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको इस रूल्स के साथ फॉर्मुलेट कर मतलब इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा, कॉम्प्लाई करना ही होगा, ऐसा क्या, या फिर इंडिया ने ऐसे रूल्स क्यों बनाए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था, जो क्या किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके इंसिडेंट्स बढ़ने लगे थे। ठीक है, क्रिमिनल्स के द्वारा, क्रिमिनल्स या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो क्या करने लगे थे, सोशल मीडिया के थ्रू मिसयूज़ करने लगे थे, जिसकी वजह से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी था उनके पास एक और चैलेंज आ गया था साइबर क्राइम को टैकल करने का। ठीक है, इसके अलावा फेक न्यूज़ जब जल्दी फैल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, आप देख लो फेसबुक उठा के देख लो, बहुत मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैल रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब कि हमने इतना ज़्यादा उनको बोला कि आप क्या करो, लाइक जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट उनको बोला कि आप क्या करो, सेल्फ रेगुलेट करो, लेकिन वो खुद फेल हो गए।
फेलियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन डिस्पाइट हैविंग, मतलब कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट उनके पास इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो इलीगल और जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको वो कर सकें, मतलब डील कर सकें, लेकिन स्टिल वो सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से हमें ये न्यू रूल्स फॉर्मुलेट करने पड़े, ठीक है। अब कंसर्न्स क्या थे, मतलब कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं वो क्यों इनको कंप्लाई करना चाहिए, क्या कंसर्न्स थे। सबसे पहले क्या, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने जो अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है उसके प्रॉमिस को तोड़ा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है, अगर मैंने जो मैसेज भेजा है वो डायरेक्ट जिसको मैंने भेजा है उसी के पास है, बीच में कोई भी उसको पढ़ ना सके, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया कंपनीज ने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, ठीक है। सो दैट, क्योंकि इससे क्या होता है, हम ये पता लगा लेते हैं कौन सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनेट किया, किसने उस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाई, ठीक है। देखो, क्योंकि अब देखो आपको पता है कोई पोस्ट है फॉरवर्ड होता रहता है, लेकिन सबसे पहले वो किसने किया तो हम उसको पता लगाएंगे ना। अगर आप एंड टू एन्क्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं करोगे, उसको नहीं रखोगे, तो हम फर्स्ट यूज़र का पता नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, क्योंकि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है वो डिफरेंट कंट्री से, इंडिया से बिलोंग नहीं करती, तो किसकी वजह से क्या है, कन्फ्लिक्ट्स आगे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में, ठीक है। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन हम कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मैसेज दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड द इंडिया, फाइन। इसके अलावा क्या है, वेरिफिकेशन डाटा का मिसयूज़ बढ़ने लगा इन द एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो बेसिकली इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और फिर भी एक बंदे की 4 आइडियाँ भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू रूल्स को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। अब जरा हम देख सकते हैं 3 पार्ट थे इस रूल्स के। पहले पार्ट में हमें क्या करना था, रूल्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ डील करना है। पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है, सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको इन रेगुलेशन से डील करना है, ठीक है, और उनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स और जो प्रोसीजर सेफगार्ड्स है वो प्रोवाइड करना है, किस तरह से जो डिजिटल मीडिया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर सकें, अपने कंटेंट को उस हिसाब से बना सकें, ठीक है। और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगी, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें थी जो अभी न्यूज़ में थी। अब हम बात अपनी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ अ के शेप रिकवरी। अभी क्या है, आपको पता है इकोनॉमी की रिकवरी होती है। के शेप रिकवरी जब होती है, जब हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो रिकवर होते हैं डिफरेंट रेट्स पे, फाइन। मतलब कि कुछ इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से रिकवर हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिसेशन से निकल गए, लेकिन कुछ जो सेक्टर हैं वो स्टेगनेट हो गए हैं, एक जगह आगे अड़ गए हैं और अब वो ज़्यादा रिकवर नहीं हो रहा, ठीक है। इंडिया का जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो के शेप रिकवरी कर रहा है, मतलब कि जबकि जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। के शेप रिकवरी जॉब मार्केट में भी ऑब्जर्व किया जाएगा। लोअर स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब ऑलरेडी खो चुके हैं, जबकि जो जॉब लॉसेज है वो ऑफिस वर्कर्स में ऐसा नहीं, मतलब कि जो लोग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में वो लोग अपनी जॉब इतनी नहीं खोए हैं, लेकिन जिनके लोअर स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब्स खो चुके हैं। तो आप देख सकते हो के शेप रिकवरी वही है कि कहीं सेक्टर तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और कहीं सेक्टर बहुत बेकार परफॉर्म करें। नेक्स्ट है बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। अभी क्या बन्नी रिजर्व सी से अमर्ज हुआ है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, और इसको सोइल मिली फ्रॉम द रिवर्स जो इसके भुज के आसपास फ्लो होती है, जिसने क्या किया, बन्नी जो लैंड था उसको काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना दिया कि वो डाइवर्स ग्रास स्पीसीज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मलधारी ट्राइब है जो बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया में रहती है। पिछले हज़ारों सालों से जो मलधारी कम्युनिटी है वो गुजरात की हर्ड्समैन ट्राइब है, मतलब कि भेड़ चराने वाले, और ये एक नेस्ट में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इन्हीं पॉट बुफेलोज वगैरह का मिल्क बेच के, फाइन। नेक्स्ट है मेघदातु डैम। अभी के रिसेंटली जो अपना जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक कमेटी बनाई है कि हम क्या कर सकें, सो दैट ये देख सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें कि कहीं जो नॉर्म्स बोला जा रहा है कि कुछ वायलेट किया है, तो उन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो कावेरी रिवर पे जो ये डैम बन रहा है कर्नाटका में, ठीक है, तो माना जा रहा है कि इस डैम के कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ वायलेशन किया गया। तो एनजीटी ने एक कमेटी बनाई जिसमें वो इन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी। इससे पहले तमिलनाडु ने अपोज किया, उसने बोला है कि इसने क्या किया है, जो कावेरी फाइनल रिवर ट्रिब्यूनल का जो फाइनल अवार्ड है उसको वायलेट किया। अब आप देख सकते हो इस डैम का कनेक्शन किस के साथ है। कर्नाटका क्या कर रहा है, मेघदातु को प्लान कर रहा है, और ताकि वो चाह रहा है कि जो रिजर्वर और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसको बैलेंस करने को, और इसका कितना कॉस्ट है, 5912 करोड़, ठीक है। जो मेघदातु है वो नियर अबाउट 110 किलोमीटर
बेंगलोर में स्थित है। और इससे क्या है वो ड्रिंकिंग वाटर जो नीड्स है बेंगलोर लोगों की या फिर जो रामनगर के आसपास जैसे उन लोगों की डिमांड को पूरी करेगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2015 में अडॉप्ट किया था, जिसमें ये बोला था, सेंटर से अर्ज किया था कि कर्नाटक को स्टॉप किया जाए कि वो इस प्लान के साथ आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन कर्नाटक आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है WHO बायो हब इनिशिएटिव। अभी क्या जो WHO और स्विट्जरलैंड है उन्होंने एक MOU साइन किया है कि वो क्या करेगा, बायो हब प्रोजेक्ट फैसिलिटी को लॉन्च करेगा, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी लैबोरेटरीज़ हैं, ये जो पार्टनर्स हैं साथ में, वो आपस में जल्दी से जल्दी पैथोजेंस शेयर कर सकें, मतलब पैथ लैब्स होती हैं उनमें रैपिड शेयर कर सकें, सो दैट हम सेफ स्टोर कर सकें, बेटर एनालिसिस कर सकें और प्रिपेयर रहें। ठीक है, रिसेंटली के जो पैथोजेंस हैं दे आर शेयर बायलैटरली बिटवीन द कंट्री। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या कर सकें, बायोलॉजिकल मटेरियल्स शेयर कर सकें। ठीक है, पैथोजेंस लाइक जो भी आपके ये हो गए वायरस, बैक्टीरियाज, इन सबको क्या कर सकें, शेयर कर सकती हैं via the biohub under the pre-agreed conditions include biosafety, ऑफ कोर्स उसको बायोसेफ्टी भी करनी है, बायोसिक्योरिटी भी करनी है। ठीक है, ये मूव कब आई है, फर्दर जब हम कोविड आया, ठीक है, एंड अदर एमर्जिंग पैथोजन, जैसे अब आजकल वायरस आ रहा है, सॉरी फंगाई आ रही है, फंगस आ रही है। ठीक है, तो यार ठीक है, लास्ट न्यूज आज की वेसक बुद्धा पूर्णिमा। अभी क्या वेसक बुद्धिमा पूर्णिमा को ट्रिपल ब्लास्ट डे भी बोलते हैं। एट टाटा घटा गौतम बुद्धास बर्थ एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, लॉर्ड बुद्ध आपको पता है एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम का नाम था, और कहाँ पे, फुल मून डे पे, पूर्ण तिथि पे पैदा हुए थे 563 BC में, कहाँ, लुम्बिनी जो मॉडर्न डे नेपाल में है। इन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ मिला था, बोध गया में अंडर बोध ट्री, और इन्होंने फर्स्ट सर्मन अपना सारनाथ में दिया था। और फाइनली जो इनके टीचिंग में प्रिंसिपल्स है वही बुद्धिज्म बन गया। फाइन, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।